Now for today, we will discuss about resistance vessels. Resistance vessels are the blood vessels which offer resistance to blood flow towards capillary. Means जो इलास्टिक वेसल से जो भी आर्टरी और जो भी ब्लड फ्लो आर्टरी को आया है और उससे बीच में जो कैपिलरीज तक पहुंचते हैं, that in between there is some arterioles or meta arterioles. They offer resistance to the blood flow towards capillary. Means जितनी तेजी से या जितना amount of blood are coming to the towards the capillaries, they are bit resisted by the some structural differences in the blood vessels, and that structural difference is nothing but these are done by the arterioles. ये arterioles या मेटा आर्टरियोल्स और दी एंड आर्टरी एंड पॉइंट ऑफ आर्टरीज. क्या होता है इनके अंदर बेसिकली स्मूथ मसल ज्यादा होते हैं. इन आर्टरी में स्मूथ मसल ज्यादा हैं और इलास्टिक कंपोनेंट्स कम है, इलास्टिक फाइबर्स कम है. स्मूथ मसल ज्यादा होने की वजह से जैसे ही इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा स्मूथ मसल में, दे कॉन्स्ट्रिक्ट द वेसल कंप्लीटली, सो दैट व्हेन द जो डायरेक्शन में इनफ्लो ब्लड आ रहा है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट से यदि फिल होगा, जो कि उसके सपोज सीरीज में है, और वो यदि कोई कंड्यूट यदि कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए तो उसका फ्लो जो है सो रुक जाएगा. सो दैट इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ द. इज द रेजिस्टेंस इज डूइंग सम फंक्शन? यस, इट इज डूइंग many functions, and most important of that, it regulates the pressure and flow to the capillaries. ये कैपिलरीज को बहुत हाई प्रेशर में ब्लड नहीं चाहिए. दे नीड ब्लड इन ए वेरी मेंटेन्ड प्रेशर, वेरी स्मॉल प्रेशर, सो दैट द एक्सचेंज शुड हैव द नॉर्मल टाइम. एक्सचेंज को टाइम मिलना चाहिए. जो एक्सचेंज प्रोसेस है कैपिलरीज के, जो मेम्ब्रेन कैपिलरीज का जो epithelium है, it is very single cell thick. You know the capillaries are very single cell thick. It will come in the next slides that about the features of the capillaries. तो उन्हें टाइम चाहिए उन्हें एक्सचेंज करने के लिए. जैसे जो ब्लड के अंदर जो कुछ भी, इवन कभी कभी एक्सचेंज में हमें ब्लड सेल्स भी एक्सचेंज होते हैं ड्यू टू सम साइनोसाइडल कैपिलरीज के थ्रू. लाइक कभी कभार इन्फेक्शन के साइट पे WBCs या लिम्फोसाइट्स ये भी जाते हैं वहां पे एक्सचेंज करने के लिए. सो दैट एक्सचेंज इज ऑफ बिगर अमाउंट ऑफ और बिग वॉल्यूम ऑफ साइज. कभी कभी फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड लाइक ब्लड सेल्स आर आल्सो पासिंग. ऑब्वियसली जो जितने छोटे मॉलिक्यूल हैं उनका इजी एक्सचेंज होगा. सो दैट एक्सचेंज इज रजिस्टर्ड बाय दिस वेसल, नॉट रजिस्टर्ड. बेसिकली इट इज दैट एक्सचेंज प्रोसेस को मेंटेन रखने के लिए एक पर्टिकुलर फ्लो या प्रेशर होना चाहिए. इट शुड नॉट बी वेरी हाई. यदि बहुत हाई होगा तो एक्सचेंज नहीं होगा, मींस एक तरफ से ही ज्यादा चला जाएगा और दूसरे साइड से रिटर्न नहीं आएगा. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द प्रेशर. Another thing, because of this resistance vessels, or you can say because of these resistance vessels, there is one typical feature. Because यहाँ पे हमने ये बताया कि जो कैपिलरी जो आर्टेरियोल्स हैं उनके डायमीटर यदि कम हो जाए, कैपिलरीज के आर्टेरियोल्स के डायमीटर यदि कम हो जाए तो जितना थोड़ा सा भी कम होने के बाद उनका रेजिस्टेंस जो है सो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. एंड इट इज इन द फोर्थ पावर, मीन्स ये फोर्थ पावर ऑफ द उसके है, मीन्स रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्थ पावर ऑफ द रेजिस्टेंस. सो जो रेजिस्टेंस होता है फैक्टर, वो यदि थोड़ा सा भी डायमीटर यदि कम होगा या ज्यादा होगा तो वो चेंज प्रोसेस, ये जो इसका रेजिस्टेंस है बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा. मीन्स यदि डबल होगा तो 16 टाइम्स हो जाएंगे. यदि डायमीटर यदि डबल हो जाए तो उनका रेजिस्टेंस 16 टाइम्स कम, यानी कम हो जाएगा, 16 टाइम्स कम हो जाएगा. ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. जिनके पास, क्योंकि इनके पास थिक मस्कुलर वॉल है और नैरो ल्यूमेन है, दे कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द रेजिस्टेंस. एंड दैट्स व्हाई, बिकॉज दे कंट्रीब्यूट most to the resistance to the blood flow, they are called as sphincters. And because of their location just prior to the capillary, they are called precapillary. So arterioles or the meta arterioles are nothing but the names of the precapillary sphincters.
इनको प्री कैपिलरी स्फिंक्टर भी कहा जाता है. This slide, up to this slide we have seen in previous class also that ये pre-capillary sphincters क्या हैं. These are, you can notice, these are the arterioles, this one. और जब ये कैपिलरी में डिवाइड होते हैं तो इनके डिवीजन के टाइम में ये जो जस्ट उससे पहले के जो पोर्शंस हैं उनमें ये प्री कैपिलरी, उनमें ये स्मूथ मसल्स का ज्यादा होने की वजह से उन वॉल में ये इट बिहेव्स लाइक ए स्टॉप कॉक वाल्व, ये उसे रोक के रखता है. इसका एक सिग्निफिकेंस ये भी है कि कभी कभी जब हमें ब्लड यदि वेनस सर्कुलेशन में ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है तो ये क्या करते हैं, ये कैपिलरी सारे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और ये दे allow the blood to directly pass from the arterioles to the venules, and this is called as thoroughfare channel. It is called as thoroughfare channel. ये एक तरह से thoroughfare channel की तरह काम करता है, thoroughfare channel. तो ये एक चैनल का भी प्रोवाइड करता है. कभी कभार जब इसे कभी यदि कंप्लीटली कैपिलरीज में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो और इट नीड्स सडन, ये होता है, ये कंडीशन होते हैं जब कभी कभी इंजुरी हो जाए और वेनस ब्लड लॉस हो जाए एक्सेस अमाउंट में. टू मेंटेन द कार्डियक आउटपुट, टू मेंटेन द वेनस रिटर्न एट दैट टाइम, these pre-capillary sphincters they get constricted, and what happens, ये यदि sudden सारे constrict हो जाएंगे, what will happen, the arterial blood will directly pass to the venules so that the venous return will increase. So this is the another function of basically the pre-capillary sphincters. About resistance vessels, इनका जो मेन फंक्शन जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे थे कि these vessels represent the main vessels that are involved in the regulation of arterial blood pressure. ये हमारे arterial blood pressure को रेगुलेट करने के लिए सबसे important blood vessel हैं. These as well as these vessels also regulate the blood flow within the organ, and यदि within the organ यदि कोई blood flow रेगुलेट कर सकता है, that process is called auto regulation. means the किसी भी ऑर्गन को जिनको की ब्लड मिल रहे हैं वो ऑर्गन को के अंदर खुद की कैपेसिटी हो कि वो अपने ब्लड फ्लो को खुद से रेगुलेट कर पाए. इट इज बाय द हेल्प ऑफ द रेजिस्टेंस वेसल्स. हाउ दे विल डू द ऑटो रेगुलेशन प्रोसेस दैट वी विल लर्न. देयर आर टू मैकेनिज्म. one mechanism is called myogenic, another is called metabolic theories. दो मैकेनिज्म्स हैं जो कि रेजिस्टेंस वेसल्स के द्वारा कैसे ऑटो रेगुलेशन मेंटेन होते हैं. फर्स्ट कम टू व्हाट इज हाउ दे डू द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरियोस. कैसे होता है जब आर्टरियोस जब कॉन्स्ट्रिक्ट होए तो इट इंक्रीज द रेजिस्टेंस एंड डिक्रीज द ब्लड फ्लो टुवर्ड्स दैट ऑर्गन. एंड व्हाइल जब डायलेटेशन होंगे तो ये डिक्रीज करेगा रेजिस्टेंस को और इंक्रीज करेगा ब्लड फ्लो को. तो बाय डूइंग दैट, बाय द कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेटेशन ऑफ द आर्टरियोल्स, they decrease or increase the resistance as well as they increase or decrease the blood flow to that organ. Because of its capacity to decrease the flow or increase the flow by its change in the diameter, by constriction or the dilatation, it helps in the autoregulation. And how these vessels get constricted or dilated, it is either by two important mechanisms, either by the nerve mechanism or by the hormones or the local factors. जो nerve mechanism है basically autonomic nerves. You know the blood vessels are supplied by autonomic nervous system. Blood vessels are supplied by the branch, mainly the sympathetic adrenergic system. एंड जो सिंपैथेटिक एड्रिनर्जिक सिस्टम है, एड्रिनलिन या नॉर एड्रिनलिन रिलीज होंगे और वो जब रिएक्ट करेंगे ब्लड वेसल पे तो दे कॉजेज वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन. व्हेन देयर इज लेस रिलीज ऑफ द एड्रिनलिन देयर इज अ वेसोडाइलेशन. सिमिलरली इनके अलावे देयर आर सर्कुलेटिंग हार्मोन्स अदर देन द एड्रिनलिन. देयर आर सम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, थायराइड, as well as many other hormones. They causes the change in the diameter of the blood vessels by their its actions. So हार्मोनल एक्शन से भी एज वेल एज द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से ये जो है सो हमारे ब्लड वेसल्स या के. सो कमिंग टू द ऑटो रेगुलेशन, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू टू एडजस्ट इट्स वास्कुलर रेजिस्टेंस. मींस एक ऑर्गन का या टिश्यू का, जैसे ब्रेन है, ब्रेन का खुद की कैपेसिटी कि वो अपने सेरेब्रल सर्कुलेशन को मेंटेन कर पाए. सो वो अपने फ्लो को
सेरेब्रल फ्लो को मेंटेन रख पाए, एंड जिसके वजह से उस ऑर्गन को एक कांस्टेंट ब्लड फ्लो मिले, चाहे कि आर्टेरियल प्रेशर में चेंज होते भी जाए, यदि उसका प्रेशर में थोड़ा ज्यादा चेंज हो जाए, वाइड रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर में भी, तो इवन इट इज कॉल्ड एज जो मीन प्रेशर 60 से 160 के बीच में भी ये अपना प्रेशर मेंटेन रख पाता है। सो यदि फ्लो मेंटेन रह पाए किसी पर्टिकुलरली ऑफ Hg, यदि कोई ब्लड प्रेशर, कोई हाई चेंज इन द ब्लड प्रेशर में भी यदि किसी ऑर्गन का अपना वास्कुलर रेजिस्टेंस एडजस्ट करने की कैपेसिटी हो, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटो रेगुलेशन। दिस ऑटो रेगुलेशन प्रोसेस इज वेरी मच डेवलप्ड in the kidney, in the renal circulation, kidney, in the brain, that is in the cerebral circulation, in the heart, that is in the coronary circulation, skeletal muscles, and the mesentery in the splanchnic circulation. We will read individual circulations in the individual chapters. After your respiratory system chapter will over, you will read a chapter called pulmonary circulation. You must have seen your notice today. In that I told you that I have announced that in the respiratory system plus pulmonary circulation, both will come in this chapter. So जब भी हम respiratory system बोलते हैं तो pulmonary circulation उसके साथ ही आता है. Similarly जब हम renal system पढ़ेंगे तो वहाँ renal circulation उसके साथ ही जुड़ा होगा. Like when we read the brain, so at that time the cerebral circulation chapter will be added. Although in your book you will find the pulmonary circulation is attached in the respiratory portion, in the cardiovascular के regional circulation के साथ attached है, but we will ask questions related to that in the respiratory system chapter. So similarly we will read the individual circulation. So auto regulation is very much well developed in the kidney, brain, heart, skeletal muscle, and mesentery. We will read individually, although the basic mechanism at the most of the places will remain same. And what is that? It is via the arterioles. Arterioles दो mechanism से, either by the metabolic theory or by the myogenic theory, ये जो है सो उस particular organ या tissue को adjust करने का मौका देता है, जिससे कि एक constant blood flow बने रहे, चाहे कि कितना भी प्रेशर चेंज हो. ज्यादा प्रेशर चेंज होने के टाइम में भी यदि कोई पर्टिकुलर ऑर्गन अपना वास्कुलर रेजिस्टेंस या ब्लड फ्लो मेंटेन करके रख पाए, सो उसके दो मैकेनिज्म है. वन इज कॉल्ड मेटाबॉलिक थ्योरी, अनदर इज कॉल्ड मायोजेनिक थ्योरी. वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ आर्टेरियोल. हम लोग आर्टेरियोल के फंक्शन पढ़ रहे हैं, रेजिस्टेंस वेसल्स के फंक्शंस पढ़ रहे हैं. इसके अंदर दो थ्योरीज हैं, मेटाबॉलिक और मायोजेनिक, जो कि ऑटो रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. Coming to first one, metabolic theory. This theory proposed that, today I am going bit faster. I think आप लोग को थोड़ा fast हो रहा है. So just take some breath for the auto regulation portion. आप लोग सुन रहे हो क्लास में, हो या फोन ऑन कहीं रख करके सब इधर उधर चले गए हो, बाद में आओगे? No sir, we are listening. No sir. No sir. ठीक है. मैं ऐसे मजाक कर रहा था, मुझे पता है सब लोग सुन रहे हैं. मैं ऐसे ही नॉर्मली आई डोंट डाउट माय स्टूडेंट्स. थैंक यू सर. और यदि बीच में कुछ काम वाम हो तो वो भी कर लिया करो. ऐसा कोई स्ट्रिक्ट प्रेशर नहीं है. इट इज नॉट लाइक क्लासरूम, सो यू शुड बी हैव. एंड आप लोगों के वीडियो और ऑडियो अभी ऑफ रखोगे तो आई डोंट गेट डिस्टर्ब. सो कमिंग टू द ऑटो रेगुलेशन का फर्स्ट मैकेनिज्म, दैट इज द मेटाबॉलिक थ्योरी. हाउ द मेटाबॉलिक थ्योरी ये बताता है कि हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म खुद ही ब्लड सप्लाई को या रेजिस्टेंस को मेंटेन करते हैं. दे शोज दैट द इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर इनिशियली इंक्रीजेस द, सो दिस इज वेरी कॉमन फैक्ट. यदि किसी भी पर्सन का यदि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो उसका इनिशियली ब्लड फ्लो टू द टिश्यू विल इंक्रीज. बट फ्लो इज नॉट ओनली थिंग. फ्लो इंक्रीज होने के बाद ये क्या करता है, जो इंक्रीज फ्लो है, दे वॉश आउट द वेसोडाइलेटर सब्सटेंसेस. जो हमारे ऑर्गन में ज्यादातर जो भी टिश्यूज, जो भी केमिकल्स हैं, उसमें से बहुत सारे वेसोडाइलेटर सब्सटेंसेस हैं, लाइक आवर CO2, H+ आयन, नाइट्रिक ऑक्साइड. यू मस्ट हैव heard the name of this nitric oxide, NO. Similarly, adenosine,
the breakdown product of the ATP. Similarly, lot of prostaglandins, you have heard this in the biochemistry, prostaglandin PGE2, PGF2. तो ये सब जो prostaglandins है, these are the vasodilators. Similarly, potassium ion, these are the intracellular potassiums which come out to the interstitial tissues. So ये सब सारे चीजें और या हाइपोक्सिया और तो टिश्यू के लेवल पे ज्यादातर टाइम इस तरह के चीजें होते हैं, एटीपी का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट या CO2 या H+ आयन या हाइपोक्सिया या K+ आयन. सो ये सब जो चीजें, दीज आर द वेसोडायलेटर इन मोस्टली. ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करके रखते हैं. अब क्या होगा, यदि फ्लो यदि ज्यादा होगा तो इनको वॉश आउट हो जाएगा. कैसे वॉश आउट होगा? फ्लो ज्यादा हो, रेजिस्टेंस वेसल्स ने कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया और कॉन्स्ट्रिक्ट करने के वो थोरोफेरेस चैनल से वेन्स में आ गए और वेन्स में आने के बाद जो है सो वो वॉश आउट हो गए हमारे वेनस रिटर्न में और निकला. सो इस तरह से ये वेसोडायलेटर सब्सटेंस को वॉश आउट करने के बाद उस ऑर्गन, पर्टिकुलर ऑर्गन में वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है. इट इज बेसिकली द वॉश आउट ऑफ द वेसोडायलेटर सब्सटेंसेस. इस सब्सटेंस को वॉश आउट करने के बाद देयर इज द वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन. सो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन जो आर्टेरियल कंस्ट्रिक्शन होता है किसी ऑर्गन का, उसका एक थ्योरी ये है. देयर इज अनदर थ्योरी ऑफ दिस. दिस इज वन ऑफ द मैकेनिज्म. अनदर थ्योरी इज कॉल्ड मायोजेनिक थ्योरी. मींस मसल्स ऑफ द आर्टेरियोल, मींस वेन्स. मायो मींस मसल. muscle itself causes vasoconstriction. What, how do I do? यदि किसी को हाई फ्लो में यदि ब्लड आ रहा है और ये रेजिस्टेंस वेसल्स है, सपोज दिस इज माय हैंड and it is going towards this part. So if the flow is coming very high, so it is going to stretch the walls of this. So if the walls get stretched, what happens? In the walls get stretched, but in the reflexly they get constricted. How reflexly? By the help of so this is basic. Oh, sorry. So according to this theory, the vascular smooth muscles are responding to the wall tension. Means उसके बाद जो ये जो स्ट्रेच आउट होंगे, स्ट्रेच को कम करने के लिए, मींस के ब्लड वेसल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन के बाद ऑटोमेटिकली जो उनका सो इंक्रीज इन आर्टेरियल प्रेशर इनिशियली स्ट्रेच द स्मूथ मसल्स. इन रिस्पॉन्स टू दैट, क्योंकि वो स्ट्रेच आउट हो गए हैं, तो दे गेट वास्कुलर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस कॉजेज द. तो मींस ये मसल्स की खुद की प्रॉपर्टी है, जो कि कोई भी मसल यदि स्ट्रेच आउट करोगे तो उसको इन रिस्पॉन्स में दे गॉट कॉन्ट्रैक्टेड. सो दिस इज बेसिकली बाय दिस थ्योरी इट इज आल्सो एक्सप्लेन दैट हाउ पर्टिकुलर ऑर्गन्स दे रेगुलेट देयर ओन ब्लड फ्लो. सिमिलरली दिस क्वेश्चंस आर नॉर्मली आस्क्ड. ऑटो रेगुलेशन इज नॉर्मली आस्क्ड इन द इंडिविजुअल blood circulation chapters. Like you may be asked auto regulation of cerebral blood flow, write a short note. In that you must should be able to write these two theories. One is the metabolic theory. What is that? The wash out of the vasodilator substances. What is the another is the myogenic theory. It is the reflex vasoconstriction. What is reflex? Reflex in response of the vasodilation. क्योंकि वेसोडाइलेशन हुआ, क्योंकि जो फोर्स से आया वास्कुलर स्मूथ मसल के टेंशन की वजह से उनका जो वेसोडाइलेशन हुआ उसका वो रिफ्लेक्सली कॉन्ट्रैक्ट होंगे एंड दैट कॉजेज इंक्रीजिंग द हाई आर्टेरियल प्रेशर एंड रिटर्निंग द नॉर्मल टू द कंट्रोल वैल्यू. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द आवर आर्टेरियोल्स एंड यू कैन से दीज आर द important functions of our resistance vessels. So today we completed second type of blood vessels. One is the resistance vessels. Third type of blood vessel is also equally important to know is the exchange type of vessels. Exchange vessels, and what are these? These are mainly the capillaries and also the venules. Venules and capillaries are the exchange vessels. It is you can say the most peripheral blood vessel. Most central blood vessel is the elastic vessels, or as well as the reservoir type of, you can say the vena cava type. So vena cava or the aorta are the central blood vessels. What are the peripheral blood vessels? Peripheral, you can see in the finger में कौन से blood vessel होंगे? Most peripheral में, that is the capillaries as well as the venules. So यहाँ इस point तक आने, so exchange जो हो रहा है वो टिश्यू के लास्ट पोर्शन पे हो रहे हैं.
टिश्यू में जाके हो रहे हैं, बिल्कुल ही वहां पे। जैसे जैसे लंग्स में ही है, तो लंग्स में एक्सचेंज कहाँ पे हो रहे हैं? बिल्कुल टर्मिनल ब्रोंकियो के खत्म होने के बाद अल्वियोलाई, अल्वियोलो कैपिलरी मेम्ब्रेन में जाके एक्सचेंज हो रहा है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सचेंज वेसल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द पेरिफेरल मोस्ट पोर्शन। सो द what is that? These are the capillaries. How they able to do the exchange? Because of having a single cell thick layer of endothelium. इनके epithelium, और you can say इनके epithelium को endothelium बोला जाता है। They do not contain any smooth muscle. Only thing what they have a cell as well as just a basement membrane. और इस तरह से इनका ये कैपिलरी, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें कि सिर्फ और सेल का डायरेक्ट कनेक्शन बने होते हैं, एक सिंगल सेल थिक लेयर्स, एक इस साइड से यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन है और ये अनदर। सो देयर इज नथिंग लाइक द ब्लड वेसल टाइप। जब हम और डिटेल में देखोगे इस कैपिलरीज को, यू विल लर्न दैट दीज आर जस्ट लाइक द बेड ऑफ ब्लड। वहां पे कोई ऐसा कोई ब्लड वेसल जैसा होता नहीं है, ये जस्ट दे आर सो मच, इवन ब्लड सेल्स से भी थिन होता है उनके वॉल्स। सो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज इजी एक्सचेंज ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेज अक्रॉस देम। सो ब्लड जो कैरी कर रहा है न्यूट्रिशन वो टिश्यूज तक पहुंचाने के लिए, एज वेल एज द ऑक्सीजन वो पहुंचाने में इस वेसल्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ दिस is to transport the nutrient as well as remove the waste product. You do not say waste product, you can say the metabolic components or the products of metabolism. So they transport the nutrient to tissue and remove the products of metabolism. There are about 10 billion capillaries which have total surface area of 500 to 700 meter square, provide this function. I don't want you to remember all the values, all the numbers. Just you should understand that there have lot of surface area. बहुत ज्यादा surface area, इतना ज्यादा है कि ओएटा के से 3000 गुना surface area ज्यादा है, 2800। That's it. बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। About the capillaries, when the capillaries join together, they form post capillary venules. Okay, just I want to tell you one thing. दैट आज का जो हमारा सेशन खत्म होगा, आई विल रीज्वाइन, मैं रीज्वाइन करूंगा, आप लोग जुड़े रहना। सो वी विल नॉट हैव एनी स्टॉप। थोड़ी देर के बाद कंप्लीट पूरा चैप्टर आज हम कंप्लीट करना चाहते हैं ब्लड वेसल्स का। सो देयर इज नथिंग मच लेफ्ट इन दिस, वेरी सिंपल थिंग्स, दैट्स व्हाई। So when the capillaries join together, they form venules, and because that's why these venules are called as the post capillary venules. ये पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स आल्सो सर्व एज एक्सचेंज वेसल्स, particularly for large macromolecules. लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स और फ्लूइड के लिए वेन्यूल्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। वेन्यूल्स जो पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स हैं उनके भी वॉल्स बहुत थिन होते हैं। इनमें एक टिपिकली होता है कि इनमें थोड़ा सा मसल्स होता है इनके अंदर, वेन्यूल्स के अंदर, दैट यू ट्राई टू रिमेम्बर, रिकॉल फ्रॉम द फर्स्ट क्लास ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द वेन्यूल्स। Now coming to capillaries. Capillaries are of 3 types. One, capillaries भी 3 तरह के होते हैं। सिर्फ कैपिलरी बोलने से काम नहीं चलता है, किस ऑर्गन का कैपिलरी है और वो किस तरह का कैपिलरी है ये जानना भी हमारे लिए जरूरी है। सो फर्स्ट टाइप ऑफ कैपिलरी इज कॉल्ड कंटिन्यूअस और नॉन फेनेस्ट्रेटेड, जिस कैपिलरी के अंदर कोई और भी ज्यादा छेद नहीं है, मीन्स कैपिलरीज हैं, दे सप्लाई द पर्टिकुलर ऑर्गन एंड दे आर they're working directly, so they do not have much fenestrations, they do not have much gapping in between. So these are type of called continuous capillaries and they are present in brain, and because of these non-fenestrated action, whenever they join with the astrocytes, that is the glial cells, they form a blood brain barrier very easily. कैपिलरी के एंडोथेलियम और एस्ट्रोसाइट, क्योंकि कैपिलरी का एंडोथेलियम नॉन फेनेस्ट्रेटेड है और एस्ट्रोसाइट जो कि ग्लायल सेल है वो दोनों मिलके एक टाइट जंक्शन बना लेता है, एंड दैट दे फॉर्म दे डू नॉट अलाउ एनीथिंग फ्रॉम ब्लड सर्कुलेशन टू पास इनटू द brain tissues. So that's why this is the importance role of the continuous capillary. Fenestrated capillaries,
these capillaries, there is the exchange of is possible because of the multiple fenestrations, like in muscles, like in intestine और muscles के जो capillaries होते हैं, mostly we are talking here about the skeletal muscles, उनके जो capillaries हैं जो उनको supply कर रहे हैं, these are the fenestrated. And third type are the most basically you can say the capillaries, there is nothing but the nothing कैपिलरी है ही नहीं, कोई ऐसा ब्लड वेसल जैसा चीज ही नहीं दिखेगा, क्योंकि वो बिल्कुल ही डिसकंटिन्यूअस है, उनके अंदर इतने इतने गैप्स हैं, दे लुक लाइक द बेड ऑफ ब्लड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड साइनोसॉइड्स, उनको साइनोसॉइड्स या डिसकंटिन्यूअस कैपिलरीज बोले जाते हैं. यू विल लर्न दिस इन द चैप्टर ऑफ हिस्टोलॉजी ऑफ द लीवर. जब आप लीवर के हिस्टोलॉजी पढ़ोगे आप वहां देखोगे कि कैपिलरीज जो होते हैं इनके, दीज कैपिलरीज आर फॉर्मिंग लाइक द ड्रेनेज चैनल्स, ये बिल्कुल चैनल की तरह बिहेव करते हैं कैपिलरीज, और अंदर में यहाँ पे उनके पोर्टल ट्राइड्स और वेन्स में जाकर के सीधा ड्रेन हो जाते हैं. सो दिस इज बेसिकली लाइक द हेपाटिक सर्कुलेशन. हेपाटिक सर्कुलेशन जब आप पढ़ोगे या जब लीवर के हिस्टोलॉजी पढ़ोगे, इन दैट यू विल एबल टू इजीली अप्रिशिएट द डिसकंटिन्यूअस और साइनोसाइडल. सबके अपने अपने इंपॉर्टेंस है. कमिंग टू वन बाय वन, फर्स्ट द कंटिन्यूअस कैपिलरीज. Continuous capillaries are characterized by large single layer of endothelium cells which are almost continuous. उसके बावजूद भी उनके में स्मॉल क्लेफ्ट हैं, छोटे छोटे स्लिट पोर्स होते हैं, वेरी स्मॉल नंबर, except for the small clefts of 6 to 7 nanometer in size in between the cells. Means ये आप देखो डायग्राम, इस डायग्राम में you can see the one cell here, another cell, and in between there is a small slit pore, or you can say there is a small intercellular cleft, and the name is written here. दो सेल के बीच में जो एक गैपिंग है. So because of this, whenever, because of their continuous nature, whenever they come in join with the another cells, they are able to make the tight junctions, and it is very commonly seen in the brain, we have read. It is believed that most of the water soluble, अब जो water soluble substances हैं, जो small substances हैं, वो तो easily इससे पार हो जाएगा, वो पार हो जाएंगे स्लिट पोर से. मीन्स जो ब्लड के अंदर जो वाटर, लेकिन जो बड़े सेल हैं, लाइक जो सेल या बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, दे कैन नॉट पार क्रॉस थ्रू दैट. So these are the most common type of capillaries and found in most of the tissues: skeletal muscle, adipose tissue, connective pulmonary circulation, and brains. Although we will read about the other types of capillaries like fenestrated capillaries. Fenestrated capillaries consist of thin endothelial cells with large fenestrations. इनके अंदर fenestrations थोड़े बड़े-बड़े हैं. You can notice here like the bigger size of fenestration. So bigger size of gaps. Because of the big size of gaps, big size of fenestrations or the pores, these they can allow the bigger molecules to cross through that. The fenestrations permit the passage of relatively large molecules and make the capillaries more porous. ये थोड़ा ज़्यादा porous बनाता है. These are present in the intestines, most endocrine glands, and renal glomeruli. Kidney में glomerulus. When we read the kidney, that is urine formation chapter, in that you will see the basement membrane, the Bowman's capsule are made up of the nothing but the collection of the capillaries. So these Bowman's capsule के अंदर renal glomeruli जो है, these capillary tufts are, so these are made up of the basically the fenestrated type of capillary. Third type of capillaries are the discontinuous, or called the sinusoidal. These are having the very large gap, 600 to 3000 nanometer between the endothelial cells, and they are not closed by the endothelial cells. You can see here the gaps. अब यदि आप 3D पिक्चर में देखने को, you can see कितने बड़े बड़े साइज के गैप्स हैं दो सेल के बीच, मतलब या सेल के बीच में या दो सेल के बीच में किस तरह के बड़े बड़े गैप्स हैं. तो these are the very large intercellular clefts. Even the very big size, sometimes the cells can also, कभी कभी RBC भी squeeze out करके इससे निकल सकता है. RBC you can know. So these are present in the sinusoidal capillaries are present in the liver and spleen. Spleen में भी आपने देखा है कि spleen में RBC can cross through that. So these are, so even the formed elements can pass through
लीवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो। बोन मैरो में भी ये इस तरह के डिसकंटिन्यूअस या साइनोसाइडल कैपिलरीज होते हैं। सो लीवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो, सो दीज आर द 3 types of capillaries. In the capillary, there is another thing that about the various pressures we need to know. That is hydrostatic pressure. Then capillary itself contains its blood, and that in that blood there is albumin is there. So there is the oncotic pressure and surrounding. So these all pressures are called as a Starling forces. In capillaries के अंदर there is the exchange के time में there are 4 important forces. 2 forces present inside the capillaries and 2 outside the capillaries. So जो inside the capillaries जो होते हैं उनको हम लोग फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर होगा दैट इज हाइड्रोस्टैटिक, एंड प्रोटीन की वजह से होगा दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक या ऑनकोटिक. सो ये सारे प्रेशर वाला कंपोनेंट हम लोग पढ़ेंगे. वी विल रीड दीज ऑल द प्रेशर और यू कैन से द स्टार्लिंग इसी फोर्सेज को. सो वी विल रीड दिस इन द चैप्टर ऑफ रीनल फिजियोलॉजी. जब आपको रीनल में पढ़ाया जाएगा उस टाइम में कैपिलरी का ये पोर्शन हम छोड़ के वहां पढ़ेंगे. सो वहां पे इंपॉर्टेंट है कि कैसे कैपिलरी के खुद के अंदर के कंपोनेंट या प्लाज्मा के वजह से या फॉर्म्ड एलिमेंट्स के वजह से या प्रोटीन के वजह से उनके एक्सचेंज प्रोसेस कैसे डिपेंडेंट होते हैं. सो दीज थिंग्स आर कॉल्ड स्टार्लिंग फोर्सेज और द स्टार्लिंग प्रेशर. दीज वी विल रीड इन द चैप्टर ऑफ रीनल. जब हम लोग यूरिन फॉर्मेशन में ग्लोमेरुलस के टाइम में हम लोग वो एक्सचेंज ऑफ कैपिलरी फिल्ट्रेशन पढ़ रहे होंगे उस टाइम में ही वो फोर्सेज पढ़ेंगे. दैट इज कॉल्ड द स्टार्लिंग फोर्सेज. सो अभी मैं कैपिलरीज के कंपोनेंट को छोड़ रहा हूँ. तो कैपिलरीज में एक कंपोनेंट रह गया यहाँ पे हीमोडायनामिक्स में, दैट इज द स्टार्लिंग फोर्सेज. वी विल रीड दैट इन द रीनल फिजियोलॉजी. जब हम रीनल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे वहां पे हम आपको बताएंगे कि देयर आर 4 इंपोर्टेंट फोर्सेज. One is called the capillary hydrostatic pressure. Then second is called capillary oncotic pressure. Similarly, there are 2 pressure from outside, that is interstitial fluid hydrostatic pressure and interstitial fluid oncotic pressure. इन चारों फोर्सेज का बैलेंस बना के ही पॉसिबल होता है एक्सचेंज करना. यदि एक्सचेंज इज मोर देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन. इफ एक्सचेंज इज लेस, if exchange is towards negative, then it is called absorption. कभी कभी कैपिलरीज में ब्लड में 3 बड़े इंपॉर्टेंट टाइप के वेसल्स के बारे में उसके फंक्शंस के डिटेल पढ़े. मैंने आपको ये बताया कि कैपिलरीज में एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कि किडनी में पढ़ाया जाता है, जिसको कि हम लोग किडनी में आपको याद होगा प्रीवियस क्लास के नॉलेज से कि किडनी में एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड दैट फंक्शन इज कॉल्ड कौन है ये नैन्सी वर्मा, क्यों है मैं इरेज करने का ट्राई कर रहा हूँ. हाँ, इस पे अपने फोन पे तुम लोग लिखो मत, इस पे स्क्रीन पे आ जाता है. हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जो कैपिलरीज के अंदर एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जो हम लोग रीनल कैपिलरीज में ग्लोमेरुलस में दे डू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस. आपने ये नाम सुना होगा रीनल में यूरिन फॉर्मेशन के टाइम में. तो उस टाइम में ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि ये फिल्ट्रेशन कितना होगा, कितने फोर्स से होगा. उसी बेसिस से हम लोग कैलकुलेट करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कि कितना किडनी यूरिन में कितना फिल्ट्रेशन रेट है, वो हमारे ग्लोमेरुलर फंक्शन को बताता है. तो इस बात को समझने के लिए वी नीड टू नो अबाउट द 4 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रेशर्स कि वो फ्लो रेट इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रेशर दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम द आउटसाइड डिफरेंट. सिमिलरली इन द कैपिलरीज में भी यही चीज, सो यही चीज को मैं बताना चाह रहा था. एंड दैट प्रेशर्स, दैट 4 प्रेशर्स आर कॉल्ड स्टार्लिंग फोर्सेज. अभी मैं इसको इतने पे ही छोड़ रहा हूँ. नेक्स्ट जब हम लोग रीनल फंक्शन में पढ़ेंगे उस टाइम में स्टार्लिंग फोर्सेज हम फिर से रिवाइंड करेंगे. Now coming to the 4th type of the functionally 4th type is the capacitance vessels, and these capacitance vessels are nothing but the veins. ये भी अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे वेन्स का पता नहीं क्या इतना इंपॉर्टेंस है कि नहीं है. Now after these few slides, 4-5 स्लाइड खत्म होने के बाद now you will understand कि how much is the role of the veins for our cardiovascular system. So the venous system is our the veins or the vena cava or the big veins,
they are called capacitance vessels. They are also called, because of their capacity to contain the blood in it, they are also called as reservoir vessels. These capacitance vessels are nothing but the venous compartments, and they can accommodate large volume of blood. वॉल्यूम ऑफ ब्लड के बारे में हमने पहले भी देखा था. लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड these are basically about the 55% of the blood of our body are present in the venous compartment, and by simply change, अब इनके अंदर ये जो शेप होता है, इनके जो ल्यूमेन है, इनके ल्यूमेन में थोड़ा सा भी ये अपना शेप चेंज कर ले, ल्यूमेन में स्लाइट चेंज इन द शेप एंड विदाउट मच चेंज इन द प्रेशर, थोड़ा बहुत कम प्रेशर से भी ये अपने वॉल्यूम को, ये इसके अंदर ब्लड वॉल्यूम के या वेनस कंपार्टमेंट में जो वॉल्यूम है उसको ये बढ़ा लेता है, लार्ज वॉल्यूम, एंड दिस इज द कैपेसिटी. इसकी वजह से ये रिजर्वायर फंक्शन में हेल्प करता है. जब ये कोलैप्स हो जाता है, इसके अंदर कोलैप्स, जब इसमें वॉल्यूम कम होंगे, ब्लड कम होगा, तो दे गेट कोलैप्स, एंड आफ्टर कोलैप्सिंग दे एज्यूम ए ओवल शेप इन द बेसिकली इन द क्रॉस सेक्शन, यू कैन से. और जब ये फिल हो जाता है, दे एज्यूम ए सर्कुलर शेप, मींस पूरा भर जाए. सो ब्लड जब भर जाए, जब बहुत ज्यादा ब्लड इसके अंदर वॉल्यूम हो जाए, दे एज्यूम द सर्कुलर शेप. और जब इसके अंदर में ब्लड कम हो, तो दे एज्यूम द कोलैप्स इटसेल्फ. एंड so oval to spherical shape, simple change in the shape from the oval to spherical, they can change the accommodation of the blood in it. Main site, it is the main site of the storage of blood, about 55%. वेन्स के बारे में एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आपने लोअर लिम्ब में एनाटॉमी में पढ़ा होगा कि काफ मसल्स आर कॉल्ड एज पेरिफेरल हार्ट. यू ट्राई टू रिमेंबर फ्रॉम दैट. ये उसी चीज को दिखाया गया है. यू कैन नोटिस व्हाई दे आर कॉल्ड पेरिफेरल हार्ट, बिकॉज वेन्स डो नॉट हैव मच प्रेशर. वेन्स के अंदर में खुद का अपना प्रेशर ज्यादा नहीं है. अब वेन्स, यहाँ के ब्लड को प्रेशर नहीं है इस डायरेक्शन में, और इस ब्लड को पहुंचना है हार्ट तक, वेना कावा तक. हाउ दे विल रीच? दे विल रीच बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स. अब इनके जो दोनों साइड जो मसल्स हैं, इन मसल के कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद, अब इनका ये जो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये पुश करेगा वेन्स के अंदर जो ब्लड है उनको. अब वेन्स को पुश करने के बाद ये दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन वेन्स में एक टिपिकल फीचर होता है, दे कंटेन वन वे वाल्व. ये वाल्व इसके अंदर होता है. अब जो ब्लड नीचे से इधर से आ रहा है, अब वाल्व खुल जाएगा और इट विल गो अप. अब ये अपर जाने के बाद वॉल्यूम ऊपर चला गया तो ये वाल्व ये क्लोज हो जाता है. सो ब्लड विल गो अप एंड दिस. सो इस तरह से जितने बार मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, they will able to push the blood towards heart, and that's why these muscles, the muscles having the strong force, ज्यादा फोर्स से पुश कर सकता है. that's why it is called as peripheral heart. So calf muscles or the big muscles are called as the peripheral heart. How? Because that's why it is called venous pump. And because of the muscle pump, because of the pumping action of the muscle, because हम थोड़ा भी चलते हैं, पैर थोड़ा सा मूव कर लेते हैं अपने, तो हम क्या करते, what we see, the venous return will increase. So जैसे जैसे हम थोड़ी एक्टिविटी, so because of this action our venous circulation is maintaining the cardiac output. क्योंकि ब्लड यदि आएगा नहीं हार्ट के अंदर, so how they will push back to the lungs, and from lungs to, so venous left compartment में भी आना है systemic circulation के लिए. So it is very important to maintain the venous pressure or the venous return. So veins are located within large muscle group, and they undergo compression as muscles surrounding them contract, and then become decompressed as the muscle relax. So therefore the normal cycle of contraction and relaxation of skeletal muscles, the veins are alternatively compressed and decompressed, and that is called pumping action of the muscles, and this leads to the venous return. ये तो नॉर्मल था, नॉर्मल साइकिल में भी था. लेकिन कभी कभार वेन्स में यदि हमारा ब्लड लॉस हो जाए, उस टाइम में कैसे कार्डियक आउटपुट मेंटेन रहते हैं. जैसे मान लो किसी का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए, कुछ इंजरी हो जाए और ब्लड निकल जाए बहुत ज्यादा, तो व्हाट हैपेंस, द सर्वाइवल ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स नीड द एडिक्वेट कार्डियक आउटपुट.
So how it is possible? So for that, the veins or capacitance vessels, they take part. How they do? After the blood loss from the external or internal injury, there is the reflex increase in the sympathetic discharge. क्योंकि इंजुरी होगा तो फाइट फ्लाइट फ्राइट एक्शन के वजह से यू कैन से द सिंपैथेटिक डिस्चार्ज ज्यादा होंगे, क्योंकि इंजुरी है तो उसको डिफेंस मैकेनिज्म से. तो व्हाट हैपेंस, दिस दे कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द whatever the smooth muscle, जो थोड़ा सा ही smooth muscle है veins में, वो they causes the contraction of smooth muscles in the wall of veins. And the veins में मैंने अभी आपको बताया कि slightest change in the diameter they can change in the accommodation, वॉल्यूम को बहुत ज्यादा चेंज कर सकता है. सो जो उसकी वजह से जो डिस्चार्ज हो और वहां पे जो कॉन्ट्रैक्शन होंगे वॉल्स ऑफ द वेन्स में, उसकी वजह से वेन्स मेन में कॉन्ट्रैक्शन होंगे वेन्यूनल, एंड दैट कॉजेज अ डिक्रीज इन द कैपेसिटी. अब उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी. अब वेन्स में यदि कैपेसिटी ही कम हो जाए तो वेन्स का रिजर्वायर कैपेसिटी कम हो जाएगा. अब वेन्स का रिजर्वायर कैपेसिटी कम है तो अल्टीमेटली where is the more, the ratio of blood in the systemic circulation is more. So in this way the systemic circulation को blood maintained रहेगा. So this is the reflex decrease or reflex venular contraction that leads to the maintenance of cardiac output after the blood loss. यदि रिफ्लेक्सली यदि किसी का ब्लड लॉस हो जाए तो वेनस सर्कुलेशन उस तरह से भी हमारे को मदद करता है टू मेंटेन द कार्डियक आउटपुट आफ्टर द ब्लड लॉस. सो नॉर्मल कंडीशन में भी आपको बताया, नॉर्मल कंडीशन में वेन्स taking the help of the muscle contraction and the maintaining the cardiac output even after injury for some time. लेकिन बहुत ज्यादा इंजुरी हो जाए then it is very difficult to maintain that. That topic we will learn when we learn the chapter shock. जब हम लोग शॉक पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर या हाइपोवोलेमिक शॉक, उस टाइम में हम देखेंगे कि ये वाला जो मैकेनिज्म है ये उतना ज्यादा मेंटेन नहीं रख पाएगा. जब ब्लड प्रेशर ऑलरेडी 60 से नीचे हो जाए देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन और वेरी डिफिकल्ट फॉर मेंटेनेंस ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स. एट दैट टाइम द अदर कंपेंसेटरी मैकेनिज्म्स कम एंड टू हेल्प फॉर द सर्वाइवल ऑफ द पर्सन. वेन्स में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है प्रेशर ऑफ वेन्स, सेंट्रल प्रेशर, वेनस प्रेशर एंड पेरिफेरल वेनस प्रेशर. वेन्स भी दो तरह से है, वन इज द सेंट्रल वेन्स, अनदर पेरिफेरल. सेंट्रल वेन्स, again I can say the central veins means towards over the central part of the body. You can say the veins present in the thorax are called as the central veins. And what are the peripheral veins? Thorax, or you can say the either neck maybe, they are the part of the central veins. Peripheral veins, the veins in the limbs, lower limbs and the upper limb, these are called the peripheral veins. इनके प्रेशर क्या होते हैं, कितने होते हैं, how they can be measured, this we will discuss. Central venous pressure refers to the pressure in the right atrium. Now I want to say you one thing that जो मैंने अभी बताया कि वेन्स के अंदर जो प्रेशर है, वेन्स के अंदर जो भी प्रेशर होगा it will be the same pressure in the right atrium. हार्ट के अंदर जो भी प्रेशर है, so यदि वेनस प्रेशर पता हो तो you can say that you know the right atrial pressure. So right atrial pressure और venous pressure is the same. मीन्स यदि हम देखें नेक वेन में जो कि वेना कावा में सुपीरियर वेना कावा में ड्रेन करेगा और सुपीरियर वेना कावा में ड्रेन करने के बाद these neck veins will go to the heart, right atrium. So there is very less valves in between. And जो valves हैं भी, these valves do not need so much of the pressure to open and close. So because of that, the neck venous pressure is taken as the same or correspond to the right atrial pressure. मीन्स हार्ट के राइट साइड का प्रेशर जानने के लिए हमको सिर्फ नेक वेन्स का प्रेशर भी यदि हम जान जाए तो यू कैन से दैट इट इज द सेम लाइक द नॉर्मल राइट एट्रियम प्रेशर इज अबाउट 0 मिलीमीटर ऑफ Hg. जीरो का मतलब ये नहीं कि जीरो मतलब कि कोई प्रेशर नहीं है, इट इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट इट कैन राइज to as high as 20 to 30 mmHg under abnormal conditions such as heart failure and massive blood transfusion. यदि बहुत ज्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे दिया जाए, वेनस रिटर्न हो या हार्ट फेल्योर ऐसा कि जिससे कि हार्ट में वेनस रिटर्न मतलब कि ज्यादा वेनस सर्कुलेशन में ज्यादा ब्लड हो जाए तो एट दैट टाइम देयर इज द इंक्रीज इन द राइट एट्रियल प्रेशर और यू कैन से द सेंट्रल वेनस प्रेशर. प्रेशर इन द वेन्यूल्स यानी पेरिफेरल वेनस प्रेशर की हम बात कर रहे हैं अब. द वेन्यूल्स इज अबाउट 10 mmHg एंड एज द वेन्स अप्रोच द हार्ट देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वेनस प्रेशर. मींस हमारे पेरिफेरल पोर्शन में ज्यादा है और जैसे जैसे ये हमारे हार्ट की तरफ जाते हैं तो इसके प्रेशर धीरे धीरे कम होता चला जाता है.
So this is about the central and peripheral venous pressure. How they are measured? Measurement of the central venous pressure और peripheral venous pressure के लिए उससे measurement से पहले एक होता है assessment. This is called as JVP, assessment of the pressure. क्लिनिकली पर्सन को लिटा देते हैं और देखते हैं कि जो उसके नेक वेन्स में जो डायलेटेशन हो रहे हैं, जो डिस्टेंशन हो रहे हैं, उससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि उस बंदे का कितना वेनस प्रेशर है. यदि राइट एट्रियल प्रेशर यदि 10 से ज्यादा हो जाएगा तो नेक वेन्स जो है सो बैठे कंडीशन में भी बाहर निकलने दिखने लगेंगे. सो यदि 5 से 10 तक भी इट इज बॉर्डर लाइन, लेस देन 5 इज द नॉर्मल. So in normal person, normally it is never distended. If the pressure is 0 to 5, it is the normal. 5 to 10 is the borderline. If it is more than 10, this pressure is the abnormal. यदि किसी को यदि ज्यादा प्रेशर है more than 10, what does it mean? It means the right atrium में प्रेशर ज्यादा है, और यदि right atrium में प्रेशर ज्यादा होगा, it means there is the more blood, more in the circulation in the venous side. So that is very important. And this assessment, bedside assessment, is called jugular venous pressure assessment. इस veins के अपने waves होते हैं. Dr. Nawaz will tell you, will teach you about the JVP, because when he is talking about the cardiac cycle and then pulse, and after that his topic is I think JVP. So JVP जब वो पढ़ाएंगे jugular venous pressure, उस time में he will tell you how to measure the JVP in the neck veins and how you can correspond it with the basically the right central venous pressure. पेरिफेरल वेनस प्रेशर का मेजर किया जाता है मैनोमीटर से. मैनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं कैनुला से, इंसर्ट कर देते हैं सुपरफिशियल वेन्स में, लाइक आवर सिफेलिक वेन या मीडियन वेन्स जो हमारे लिम्स में है, और उससे हम वो प्रेशर फील कर लेते हैं. सो दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल वेनस. मेजर करने के लिए हमें स्वाइन गैंज कैथेटर बोला जाता है, कार्डियक कैथेटर, स्वान गैंज कैथेटर, स्वान गैंज कैथेटर. सो ये कैथेटर कार्डियक कैथेटर होता है, उसका टिप जो है सुपीरियर वेना कावा के थ्रू सुपीरियर सुपरफिशियल वेन्स में देते हैं और वहां से एसेस कर लेते हैं. सो दीज आर द वे, बट ये हमको करना नहीं है, ये हमको करना नहीं है फर्स्ट ईयर में. ये सब कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं. जब आप डीएम कर लोगे तो डीएम कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं. लीव इट. लास्ट टाइप ऑफ द वेसल्स इज द शंट वेसल्स. एक लास्ट है, अभी इसके बाद हम बंद कर देंगे हमारे ब्लड वेसल चैप्टर को. That is called shunt vessels. These are the vessels which bypass the capillaries. They directly connect the meta arterioles with venules. ये टॉपिक अभी हमने उसमें पढ़ा था, अभी पीछे वाले स्लाइड में, कि कैसे ये the walls of the shunt vessels have the thick muscular coat innervated by the sympathetic constrictor nerves. When fully constricted, they decrease the blood flow into the veins, and when dilated, they causes the rapid flow of the blood. Shunt vessels do not serve any nutritional value. You can see here, this is the diagram. You can see यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन है, यहाँ ये वाला सेंट्रल पोर्शन, इसके चारों तरफ प्री कैपिलरी स्फिंक्टर है. यदि प्री कैपिलरी स्फिंक्टर यदि क्लोज हो जाएंगे, व्हाट विल हैपन? दे विल वर्क एज ए थोरोफेयर चैनल. सो दिस इज कॉल्ड एज द शंट वेसल. शंट वेसल का भी अपना सिग्निफिकेंस है. एक्सपोजर टू हीट डायलेट दीज वेसल्स. सिमिलरली कोल्ड एक्सपोजर कॉन्स्ट्रिक्ट दीज वेसल्स, thus maintaining the बॉडी टेम्परेचर. तो बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में ये शंट वेसल्स मदद करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. एंड आई थिंक क्योंकि आप लोगों ने इतना टाइम दिया है और इतना ध्यान से सुना है, सो आई होप आप लोगों को अब याद रहेंगे. जब हम ब्लड वेसल से अब हम डिफरेंट सर्कुलेशंस के कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे, देन एट दैट टाइम व्हेन वी कोरिलेट विद द थिंग्स, then it will be easier for you. So there is one chapter in circulation that is called hemodynamics. एक चैप्टर है सर्कुलेशन में जिसमें कि हम फिजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ ब्लड वेसल्स करते हैं. कल मोस्ट प्रोबेबली सुबह का 9 बजे का क्लास कल सुबह नहीं हो पाएगा, हमारा नेट अभी तक नहीं आया डिपार्टमेंट में. The other faculties they are taking from the mobile, वो मोबाइल से लेते हैं, और मैं और डॉक्टर नवाज लैपटॉप में और कंप्यूटर से ले रहे हैं. तो हमें नेट चाहिए होता है क्योंकि इसको मोबाइल से जोड़ने पे उतना सही स्पीड नहीं आता है, तो चलता ही नहीं है वीडियो. सो टुमारो यदि मॉर्निंग में नहीं होता है तो हम इन्फॉर्म कर देंगे आपको कि इवनिंग में होता है कि नहीं.
आफ्टरनून में होगा, आफ्टरनून वाला क्लास जरूर होगा। जो भी होगा आपको क्लास का अनाउंस कर दिया जाता है, आप नोटिस पे ध्यान रखें। ओके, तो थैंक यू ऑल। थैंक यू।